नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने जो 7th क्लास पढ़ी थी, उस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना थी, जिसका व्यंजक हमने डेरिवेशन हमने कर लिया था। और उसका फाइनल आंसर जो आया था हमारे, वो आया था E बराबर 1/4πε0 K इंटू 2p/r की पावर 3। ये बात हमने को ध्यान में रखना है इसको, उसका आंसर क्या आया था, क्योंकि हर एक डेरिवेशन का जो आंसर होता है कहीं ना कहीं वो यूज आता है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तैयार होता है ना। तो इस तरीके के अपना हल करने के बाद में उसका डेरिवेशन ध्यान रखना है कि उसका फाइनल आंसर क्या है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन पोजीशन क्या रहेगी, रोड साइड पोजीशन, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु मानेंगे, वहां पर हमें क्या करना है, उस पूरे द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। अब निरक्ष कहाँ होती है, जो अक्ष के लंबवत होती है। तो दोनों जो विद्युत द्विध्रुव था उसके दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। और अक्ष के विपरीत जो लंबवत जो रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, उस द्विध्रुव के निरक्ष बोलते हैं। उस निरक्ष के किसी बिंदु पर क्या निकालना, हमें तीव्रता ज्ञात करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और अपन इसको पूरा देखते हैं हल करके, है ना। स्टेप बाय स्टेप अपन इसको क्या करेंगे, हल करते हैं। अक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब जो रहेगा हमारा विद्युत द्विध्रुव का कौन सा, निरक्ष पर तीव्रता निकालने वाला क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन को क्या करना, अपने को पहले पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। विद्युत द्विध्रुव किसके कारण निकालना है, देखो तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। कहां पर निकालना है, तो निरक्षीय स्थिति में निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस तरीके से प्रश्न को पढ़ना है, वरना क्या 3 टाइप की अक्षीय स्थितियां, 3 टाइप की निरक्षीय स्थितियां, कंफ्यूजन हो जाएगा आगे जाते। तो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है हल करने के लिए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाल, सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो डायग्राम है वो व्यवस्थित बनाना है अपने को। तो डायग्राम बनाते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं, ये एक विद्युत द्विध्रुव लिया हमने, है ना। विद्युत द्विध्रुव जो बना होता है, कैसे बना होता है, समान परिमाण के दो आवेश, लेकिन कौन से वाले, विजात, एक प्लस और एक माइनस, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये 2l दूरी पर क्या होती है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसको अपन 2l से देखते हैं। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव, इसको नाम देते हैं अपन क्या, AB। एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस के और माइनस के आवेशों से मिलकर बना होता है, और इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। हमें इसके कारण के कहां पे निकालना तीव्रता, निरक्ष पर। पहले अक्ष माने तो मध्य बिंदु से अक्ष पर क्या करता था, अक्ष से r दूरी पर बिंदु P माना था, है ना, वहां पे तीव्रता निकाली थी। अब इस अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अपन निरक्ष, है ना। तो ये निरक्ष में क्या करा अपन ने, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर P, यहाँ तीव्रता निकाली। फिर क्या करते हैं, हम इस बिंदु P से दोनों आवेशों को क्या करते हैं, दूरियों को मिला देते हैं, क्योंकि हमें आवेशों से बिंदु P की दूरी की जरूरत पड़ेगी, है ना, तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l थी, तो ये मध्य बिंदु मान लिया हो, तो ये आधा आधा हो जाए, l और l। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है दो, एक इधर बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है, दोनों साइड बन रहे हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली डिस्टेंस माइनस q से p की दूरी निकाल लेंगे। इधर भी अगर लगा देंगे तो ये वाली दूरी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास आधार है, लंब है, तो हम क्या कर्ण निकाल सकते हैं, और कर्ण ही बिंदु P से के आवेशों की दूरी है। तो इसको निकाल के बताता हूं मैं आपको। कर्ण का वर्ग, मतलब इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, AP का वर्ग क्या है, ये AP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब r का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब l का वर्ग। और केवल हमें AP मतलब दूरी निकालने, तो इस वर्ग हटा दे तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और देखो, ये अगर दूरी में ये वाली निकालूं, तो ये क्या लिखूं, PB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये वही लंब है, वही आधार है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ये आएगा। तो हमारे पास बिंदु P से दोनों आवेशों की जो दूरी आई है वो समान आई है। क्या आई है, दोनों दूरियां समान आई, मतलब समान दूरियों पर हैं बिंदु P दोनों आवेशों से। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, बिंदु P के ऊपर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं, है ना। तो मैंने रख दिया यहाँ पे धनावेश। तो ये जो धनावेश हैं
विद्युत द्विध्रुव का इस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा कौन सा होगा, धनात्मक होगा। उस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा वो लगेगा कौन सा वाला, प्रतिकर्षण। वो उसकी दिशा किधर होगी, जिधर बल लग रहा है उधर दिशा होगी। इसी टाइप से माइनस के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा नेगेटिव वाला होगा। ये क्या करेगा, इस धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो बल इधर लगेगा, तो जिधर बल लगेगा उधर ही तीव्रता की दिशा होगी E2 की। इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं E2 और इसकी डायरेक्शन किधर मान लेते हैं, नीचे की साइड। दोनों आवेशों के कारण क्या तीव्रता की डायरेक्शन हमें पता चल गई किधर लग रही है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। जब दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ जाएगी फिर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों से मिलकर ही पूरा द्विध्रुव बना हुआ, हमें पूरे द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी। अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं, फिर दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी। जैसे किया था हमने उसमें, कौन से वाले में, अक्षी वाले में। लेकिन यहाँ देखते हैं होता क्या है, आगे चलते पहले अपन तीव्रता निकालते दोनों के कारण। तो पहले इसके बारे में थ्योरी लिखना पड़ेगी, वो थ्योरी मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है द्विध्रुव के बारे में। चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस के और माइनस के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। माना इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये इतनी सी बात अपने को इसके अंदर लिखना है। उसके बाद में हमने ये दूरियां निकाली, तो ये लिखेंगे कि चित्र से स्पष्ट है कि दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी क्या है, समान है। समान है तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं वापस दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। दोनों की दूरियां समान है तो दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। क्या है, इसका मान लिखता हूं मैं AP वर्ग का मान निकालें, या इधर से इसको क्या डायरेक्शन इधर जा रहे हैं इसलिए PB का वर्ग लिखेंगे अपन, PB वर्ग। अगर मान निकाले AP वर्ग का, तो AP वर्ग का मान कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कौन है, R वर्ग प्लस L वर्ग। और इसके लिए देखेंगे तो वही लंब है ना वही आधा, दोनों का मान सेम आएगा। या अपन क्या करें, इसको अगर इधर वर्ग नहीं लगाएं तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, R वर्ग प्लस L वर्ग। यार तो यहाँ लिखेंगे लाइन, चित्र से स्पष्ट है कि दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी क्या है, समान है। और समान करके ने दोनों क्या लिख दी, बातें लिख दी। अब क्या करते हैं, जब दूरी आ गई अपने पास आवेश है तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकाल लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकाले थे, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो है क्या है, E1 है। तो मैं लिख देता हूं क्या, E1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 k, ये फॉर्मूला होता है याद है हमें, इनटू Q ओपन क्या होता है, R का वर्ग। R वर्ग मतलब उस आवेश से बिंदु P की दूरी, आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, बिंदु P की दूरी क्या, यहाँ से यहाँ तक दूरी AP लिख रखा है अपन ने, तो पहले अपन AP लिख देते हैं। और दूरी का क्या है, वर्ग है, तो मैं लगा देता हूँ वर्ग, है ना, पीछे लिख लिया राइट AP वेक्टर दिशा में। उसके बाद में इस E1 वेक्टर का मान है हमारे पास 1/4πε0 Q इंटू AP वर्ग। AP वर्ग का मान देखो क्या है, R वर्ग प्लस L वर्ग। मैं AP की जगह ये लिखूं, क्यों उसका वर्ग लगाऊं, आएगा तो वही, तो अपन डायरेक्ट यहाँ करके लिख रखा है यहाँ पे कि डायरेक्ट अपन यहाँ R वर्ग प्लस L वर्ग लिख दे, समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 1। किसके कारण निकालना है आवेश, प्लस के कारण निकालना। इसी टाइप से किसके कारण निकालेंगे, माइनस के कारण निकालेंगे। क्या चेंजेस आएगा, E1 के E2 के कारण जो तीव्रता है वो E2 आ जाएगी, है ना, माइनस क्यू कारण। और हम केवल परिमाण लेके चलेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है तो केवल परिमाण लेके चलेंगे, तो यहाँ क्यू की जगह हम क्यू ही लिखेंगे। दूरी जो आएगी वो बिंदु P से यहाँ तक की दूरी इसको PB लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इधर जा रही है, तो PB का वर्ग, और PB वर्ग का मान भी कितना है, PB वर्ग का मान भी इतना ही है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसी के कारण क्या निकालते हैं, अगले पेज पर E2 के कारण तीव्रता, माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिख दिया। माइनस क्यू कारण तीव्रता जो है हमने मानी थी E2, E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, R वर्ग मतलब दूरी का वर्ग। तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी मैंने बता दिया था, वे PB वर्ग है ना, डायरेक्शन लिख दें कौन सी दिशा में, PB वेक्टर दिशा में, ये लिख दिया मैंने। फिर लिखते हैं अपन PB वर्ग का जो मान है वो कितना है, तो अपन ने भी बताया था आपको PB वर्ग का मान भी वही है, R वर्ग प्लस L वर्ग ही है। देख लो यहाँ पे एक बार बताया, तो PB वर्ग का मान भी क्या है, ये R वर्ग प्लस L वर्ग ही है, इसलिए मैंने वहां भी इसका मान
यही लिख दिए, ठीक है। समीकरण नंबर दे देंगे इसको 2, ये बन गई समीकरण नंबर 2। हमने E1 के प्लस क्यू कारण भी तीव्रता निकाली, माइनस क्यू कारण भी तीव्रता निकाली। अब देखो दोनों का, इसका आंसर क्या आ रहा है, Q ओपन R वर्ग प्लस L वर्ग, और E1 का मान क्या आ रहा है, वही आ रहा है 1/4 K इंटू क्यू बटे R वर्ग प्लस L वर्ग, मतलब दोनों का मान क्या आया, बराबर आया। तो क्या लिख देंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, E1 वेक्टर बराबर क्या है, E2 वेक्टर आपस में क्या बराबर है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 व 2 दोनों आपस में बराबर आ गई, तो इनसे परिणामी तीव्रता निकल नहीं सकती डायरेक्ट, तो जोड़ के ना, क्योंकि क्यों निकाल सकते, क्योंकि उसमें जो निकाला था अपन ने एक ही रेखा पे ऊपर थी दोनों तीव्रताएं, और दोनों की डायरेक्शन क्या थी, विपरीत थी। लेकिन यहाँ क्या लफड़ा हो रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि E1 तो जा रही है ऊपर के साइड में इस तरीके से, और E2 जा रही है इधर साइड में, ना तो विपरीत दिशा में है ना समान दिशा में, अलग ही एंगल से क्या हो रही है, ये डायरेक्शन जा रही है इनकी। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है, तब ऐसी जगह परिणामी चीज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको घटकों में विभाजित करना होता है। ये सदिश राशि है, तो सदिशों को अपन क्या कर सकते हैं, घटकों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तो E1 के लिए पहले करते हैं कि E1 के लिए क्षैतिज घटक लेते हैं, किसके लिए, E1 के लिए। तो E1 के लिए जो क्षैतिज घटक लेंगे, क्षैतिज घटक है ना, ये इसका E1 का क्षैतिज घटक, तो इधर कौन बनेगा, थीटा, जिधर थीटा बनेगा उधर क्षैतिज रहेगा कौन सा वाला, E1 cos थीटा। इसी टाइप का इसका ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, इसके लंबवत, है ना, ये इसका क्षैतिज हो गया, ये हो गया इसका लंबवत। इधर होगा तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। तो E1 का क्षैतिज घटक कौन हो गया, E1 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक कौन हो गया, E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 के लिए भी करेंगे, है ना। तो E2 के लिए भी देखते हैं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, तो इधर रहेगा इसका थीटा कौन बना रहा है ये, तो इधर रहेगा इसका क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, और इधर हो जाएगा इसका E2 ऊर्ध्वाधर घटक sin थीटा। मतलब क्षैतिज जो होता है वो प्लेन डायरेक्शन प्लेन रहता है ना, इसके दोनों साइड में होना चाहिए। इसका क्षैतिज इधर हो गया, तो ये थीटा इधर बन रहा है, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा ले लिया, क्योंकि अगर थीटा मान 0 लिखेंगे अपन, तो साइन cos 0 मान 1 होता है, E1 का E1 ही आ जाएगा। ऊपर की साइड देखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है, या साइन 90 लिखेंगे तो साइन 90 मान 1 होता है, वापस E1 का E1 ही आ जाएगा। इसी टाइप से ये हमारा जो E2 है ये डायरेक्शन जा रहा है, तो इसका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर इधर हो जाएगा, ये क्षैतिज हो गया, ये इसका ऊर्ध्वाधर हो गया। क्षैतिज घटक E2 cos थीटा लिख दिया, ऊर्ध्वाधर घटक लिख दिया हमने E2 sin थीटा लिख दिया। अब हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि E1 व E2 एक ही रेखा पर है, लेकिन डायरेक्शन क्या जा रही है, विपरीत जा रही है, और क्षैतिज घटक दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो ये बातें हमें यहाँ लिखना पड़ेगी, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि अब बिंदु P पर क्या लिखते हैं, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, है ना, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को उनके, है ना, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं, है ना। इनको परिणामी तीव्रता ऐसे ज्ञात नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 को उनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले कई के लिए करते हैं अपन, E1 के लिए, कई के लिए करते हैं, E1 के लिए। तो E1 के लिए क्षैतिज घटक लेते हैं अपन, E1 के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों निकालते हैं। तो सबसे पहले कौन सा निकालते, क्षैतिज लिख देते हैं, पहले क्या लिख देते हैं अपन, क्षैतिज घटक, ये लिखा हमने इसका E1 के लिए क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक जो लिखते हैं हम, उसको कैसे लिखा था हमने, cos थीटा से। तो E1 का क्षैतिज घटक कौन था, E1 cos थीटा, और ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक लिखेंगे इसका, तो ऊर्ध्वाधर घटक जो रहेगा वो रहेगा E1 sin थीटा। ऊर्ध्वाधर को कैसे लिख रखा हमने, साइन से लिख रखा है, यहाँ बता देता हूँ चित्र में निकाल के। ये E1 का, ये E1 जो था इसका क्षैतिज घटक ये रहा, है ना, ये क्षैतिज घटक हो गया, और ये क्या हो गया इसका, इसी टाइप से लिखेंगे तो E2 का क्षैतिज घटक हमारा ये रहा, E2 cos थीटा, और ये रहा इसका E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर वाला घटक। ये भी इसके लिए यहाँ लिख देते हैं, काय के लिए लिखेंगे अपन, E2 के लिए, E2
के लिए, है ना। उसके लिए वापस क्या करते हैं, क्षैतिज घटक लिखते हैं, है ना। ये क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक जो रहेगा वो रहेगा क्या, E2 sin थीटा। ये दोनों के लिए घटक विभाजित कर दिए। अब इन घटकों को देखते हैं, इनकी डायरेक्शन कैसी है ना। तो अभी मैंने बताया आपको, वापस चलते चित्र की ओर। ये दोनों के अपन या तो क्षैतिज घटक से निकाले परिणामी तीव्रता, या ऊर्ध्वाधर घटक से निकाले, क्योंकि ये अब डायरेक्शन इनकी या तो विपरीत है, ये एक डायरेक्शन है, तो दोनों के कारण निकाल के देखते हैं। पहले अपन ऊर्ध्वाधर वाले से निकाल के देखते हैं। तो चूंकि दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक एक ही रेखा पर है, किंतु दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है ना। तो इनको जोड़ के निकाल के देखते हैं, है ना। मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ। परिणामी तीव्रता निकालते हैं हम काई से, ऊर्ध्वाधर वाले घटक से, E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। ये दोनों को हम जोड़ के देखते हैं, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। कोई से भी ये विपरीत दिशा में जा रहा था, इसकी क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। दूसरी बात, ये माइनस लगाने के बाद में हम देखेंगे कि E1 sin थीटा तो ऐसा ऐसे ही है, ये प्लस E2 बराबर E1 दे रखा हमें समीकरण नंबर 3 में, ये लिख रखा हमने समीकरण नंबर 3 बना रखी है यहाँ पर, यहाँ बना रखी है, ये लिखी क्या है, ये लिख रखी है यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बना रखी। इसके अंदर हमने लिख रखा कि E1 और E2 दोनों के आपस में बराबर हैं। जब E1 व E2 आपस में बराबर हैं, तो मैं चाहूँ तो इस E2 की जगह क्या लिख दूं, यहाँ पे E1 लिख देता हूँ, तो दोनों अब सेम सेम हो गई। तो दोनों एक प्लस का एक माइनस का, आंसर क्या आ गया, 0। तो चूंकि दोनों के, यहाँ लाइन लिखना पड़ेगी, मैं जो बता दे रहा हूँ, ये इसको यहाँ कहाँ लिखना, अपने को यहाँ एंट्री करना है, इनके जस्ट बाद, इसके बाद में लिखना है। क्या लिखना है, चूंकि दोनों के ऊर्ध्वाधर वाले घटक एक ही रेखा पर हैं, किंतु दिशा क्या है, दोनों की विपरीत है, दोनों विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं। मतलब परिणामी आंसर क्या आया, उसकी वजह से 0 आया। वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं। ये बात अपने को लिखना है। उसके बाद में फिर आगे क्या लिखना है, जबकि जबकि किसके, जबकि उसी के क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने से आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इनसे निकाल के देखते हैं, है ना। किससे निकाल के देखते हैं, परिणामी तीव्रता क्षैतिज घटक से निकाल के देखते हैं। क्षैतिज घटक से परिणामी तीव्रता निकलती आपस में जुड़ जाते हैं। तो अतः करके क्या लिख देंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों को क्षैतिज घटकों को आपस में जोड़ देना है। तो A वेक्टर बराबर क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, दूसरे का है E2 cos थीटा, ये दोनों का। अब देखो E1 cos थीटा ऐसा कैसे ही है, मैं चाहूं तो इस E1 की जगह लिख सकता हूँ, E2 लिख सकता हूँ। समीकरण 3 में हमारे पास E1 E2 दोनों बराबर है, और दोनों के मान भी बराबर है। तो चाहे तो अपन E1 की जगह E2 लिखिए, या E2 की जगह E1 लिखिए, कोई सा भी लिख सकते हैं। मैंने E1 की जगह ऐसे रखा, लेकिन E2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, E1 लिख देता हूँ cos थीटा। तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए जुड़ जाएंगे 2E1 cos थीटा। अब क्या करते हैं, अपन मान रखते हैं, ये दो ऐसे ही। E का मान क्या है अपने पास, E का मान जो है हमने निकाल रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मैं यहाँ पे E1 की जगह E2 कर देता, तो भी E2 का मान भी ये का यही था, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर लिख रखा है cos थीटा। cos थीटा सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण अगर निकालना है हमें, तो कोई सा भी दो त्रिभुज, जो दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला ना एक वाला, इन दोनों में कोई सा भी लेके देखते हैं, इसमें आधार कौन है, आधार आ रहा हमारे कौन, एल, और कर्ण आ रहा हमारे रूट में आर वर्ग प्लस एल वर्ग। तो आधार एल बटे ये लिख देंगे रूट में आर वर्ग प्लस एल वर्ग, ये यहाँ लिख देते हैं। आधार की जगह लिख देता हूं मैं एल, और इसकी जगह लिख देता हूं मैं आर वर्ग प्लस एल वर्ग। यहाँ हिंदी में लिख देना ताकि ध्यान रहे एक आया कहां से, आधार बटे कर्ण लिखा हमने cos थीटा की जगह। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ए वेक्टर बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ये Q ऐसा कैसे, इस दो का गुणा मैं पीछे कर देता हूँ, तो ये दो को L के साथ लिख देंगे, क्या हो गया, 2L हो जाएगा। और ये R वर्ग प्लस L वर्ग ऐसा कैसे ही है, और मैं इस रूट को हटाता हूँ यहाँ पे, तो इसकी घात लगा देता हूँ क्या, 1/2। क्यों, क्योंकि रूट हटाएगा, घात क्या लगेगी, 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में देखते हैं अब क्या हो सकता है आगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, अब देखो Q इंटू 2L विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, काय का सूत्र है ये, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर Q इंटू 2L, यहाँ लिख दिया मैंने।
अब ये दोनों आधार क्या है, समान है, घातीय इसकी कुछ भी नहीं, तो 1 इसकी 1/2। आधार समान है, गुणा होकर घातीय क्या हो, जुड़ जाएगी। तो r वर्ग प्लस l वर्ग की घात 1 ने 1/2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2। और ये p कहाँ से आया था, इसका रिजल्ट में लिख देना, p बराबर q इंटू क्या होता है, 2l विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। ये हो गया। अब लिखते हैं यहाँ पे, अब चूंकि ये जो l होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है r की तुलना में, है ना। जो 2l होता है ना, मैंने पहले इससे पहले वाले में बताया, जो 2l होता है वो अति अल्प दूरी होती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये 2l, ये बहुत ही क्या है, अल्प दूरी है। इसका भी आधा कौन है, l। तो पहले तो ये अति अल्प थी, उसका भी आधा कौन हो गया, l। तो ये जो l है, ये l जो होता है r की तुलना में बहुत ज्यादा, r की तुलना में बहुत छोटा होता है ना। l जो है r की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा होता है, अतः क्या कर देंगे अपन, l वर्ग को नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, नगण्य मानने पर। इनको नगण्य मान लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, आप देखते हैं आगे क्या होता है। ए वेक्टर बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू पी बटे में बचा है r वर्ग। l तो हो गया, l वर्ग नगण्य हो गया, और उसके ऊपर घात लगी हुई है 3/2। तो घात की घात का जो गुणा होता है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू पी बटे r की घात। ये आ गया हमारा आंसर, न्यूटन प्रति कूलम। क्या आया, न्यूटन प्रति कूलम। इससे पहले हमने करा था कौन सा वाला, अक्षीय स्थिति वाला। अक्षीय स्थिति का आंसर आया था 2p बटे r की घात 3 में। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था, उसका आंसर क्या आया था, वो अपने को दिमाग में होना चाहिए। 2p बटे r की घात 3 आया था, यहाँ p बटे r की घात 3 है, मतलब यहाँ जो तीव्रता आई है उसकी आधी आई है, और वहां अक्षीय स्थिति में तीव्रता आई थी निरक्षी की तुलना में क्या आई थी, 2 गुना आई थी। यहाँ लिख के बताता हूँ मैं आपको, है ना। वहां जो तीव्रता आई थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू 2p बटे r की घात 3। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, परिणामी तीव्रता को E बराबर, है ना, E बराबर निकालता हूं मैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p बटे r की घात 3, है ना। और इनटू में मैं उस 2 को साइड में करता, ये अभी जो मान आया उसको E1 मान लेते हैं, अभी जो मान आया मैं उसको E2 मान लेता हूँ। तो इसकी जगह अगर E2 लिख दूं मैं, तो ये क्या होगा, इसका पहले वाली जो तीव्रता थी अक्षीय वाली, ये इसको बोल देता हूँ मैं अक्षीय की, है ना, अक्षीय लिख देता हूँ चलो। और ये जो मान आया था अभी, ये किसका मान आया, निरक्ष का। किसका मान आया, ये अक्षीय का मान है और ये निरक्ष का मान। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्ष की तुलना में कितनी आई, 2 गुनी है। ये वाला ऑब्जेक्टिव हमें पूछा जाता है परीक्षा में कई बार, कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, कि निरक्षीय स्थिति की तुलना क्या होती है, 2 गुनी होती है। या फिर यूं पूछ सकता है कि निरक्षीय स्थिति की जो तीव्रता आई है वो अक्षीय स्थिति की तुलना क्या होती है, आधी होती है। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन आज खत्म होता है। और आज की क्लास में बस हमने जो पढ़ा है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। इससे पहले वाली क्लासों को भी आप लगातार कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे, तो हम आपको पूरी फिजिक्स इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करके देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।